मुकद्दर मेरा बाए-सुनेहा रऊफ। इसकी गोद में सर देते महत खान ने सिसकी भरी। इसने तो सुना था कि मर्द नहीं रोते, लेकिन सामने मौजूद मर्द तो टूट-फूट का शिकार था। सरदार का बेटा आज इस अदनासी आम लड़की, जो इसकी शरीकी हयात थी, इसके सामने रो पड़ा था। इसने जाना कि दौलत मानी नहीं रखती। दौलत से भी हम खुशियां खरीद नहीं सकते। महत, इसने इसके बालों में झिझकते उंगलियां चलाईं। महत खान ने इसके हाथों को अपने हाथों में थामते अपनी आंखों पर रखा, तो वो पत्थर की हो गई। हाँ, ये महत खान था, जिसकी एक धाड़ पूरे इलाके को खामोश कर देती थी, जिसके एक उठते कदम से लोगों के सर इज्जत से झुकते थे, जिसके आगे इलाके के सरदार हश्तम खान भी खामोश हो जाते थे, जिसके आगे इसका बड़ा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता था। मुझे इसकी जरूरत बनना था। इसने मुझे जिद बना लिया। मैं मिल गया इसे, और इसने तोड़ दिया मुझे। वो अपनी शरीकी हयात के सामने खुल गया था। महत खान खामोश हुआ तो वो मुंतज़िर ही रही कि शायद वो कुछ आगे बोले, लेकिन खामोशी छाई रही। इसे लगा वो सो गया है। इसने झिझकते झुककर इसके माथे पर लब रखे, तो महत ने आंखें खोलते इसे देखा। वो सहम कर पीछे हटती। इससे पहले ही महत इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसे अपने ऊपर झुका चुका था। इसके सिल्की बाल इन दोनों को ढके हुए थे। महत खान ने इसकी उठती गिरती निगाहों का ये मंजर देखा तो मबहूत रह गया। क्या कोई औरत इतनी दिलकश भी लग सकती है? यही वो लम्हा था जहां वो सब भूलता, इसे खुद पर मजीद झुकाता। सब भूल गया। जूते उतारो मेरे, इसके बाद खाना गर्म करके लाओ। 1000 बार की बकवास लगता है। समझ में नहीं आती तुम्हें? जी, मैं, उफ, जल्दी करो। वो करीब आए और झुककर इसके जूते उतारे, जो वो खुद उतार सकता था, लेकिन इसके लिए बीवी इसकी जरखेज गुलाम जैसी थी। मसला जूते उतारने में नहीं था, तकलीफ दह वो हतक आमेज लहजा था। जूते उतार कर साइड पर रखे तो वो उठकर फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। इसने जल्दी से तौलिया और कपड़े निकाले कि 1 मिनट की ताखीर इसे सजा दिलवा सकती थी। कपड़े निकालने के बाद इसका रुख बावर्ची खाने की तरफ था। दुपट्टा कांधों पर झूल रहा था, क्योंकि रात के इस पहर हवेली के हाल में कोई न था। नहीं तो ऐसे नंगे सर फिरने की कहाँ इजाजत थी इन्हें। सब अपने अपने कमरों में दुबके सो रहे थे, क्योंकि घड़ी रात का 1 बजा रही थी। इसने खाना गर्म करके नई चपाती डाली, क्योंकि इस घर के मर्द पहले से बना कर रखी गई चपाती खाना जुर्म समझते थे। रात के 1 बजे वो अपने शौहर के लिए खाना गर्म कर रही थी कि तभी मेन डोर खुलकर बंद होने की आवाज आई। इसने झट से सर पर दुपट्टा ओढ़ा। इस घर के मर्द ही इस वक्त आ सकते थे। आह, हवेली और इसकी रिवायतें। महत खान पूरी ठाठ से अंदर दाखिल हुआ था, और फिर किचन में किसी वजूद को खड़ा देख ठठका। वो जानता था कौन है, लेकिन क्या फर्क पड़ता था इसकी जात पर। कॉफी की शदीद तलब थी, लेकिन वो इस घर की औरतों से कम ही मुखातब होता था, सिवाय अपनी माँ के। छोटा था और सरपंच का बेटा था। अना तो कूट कूट कर भरी थी। कमरे में जाते ही एक नजर कमरे पर डाली, जो इसकी अम्मा हुजूर ने साफ करवा दिया था, क्योंकि सुबह ही वो कॉफी वक्त पर ना मिलने पर कमरे में मौजूद अलमारी का दीवार गिर आईना तोड़ चुका था। इसने आते ही नंबर डायल किया, जो फौरन उठा लिया गया। आकर कॉफी बनाओ, कमरे में दे जाना, और फोन कटाक से बंद कर दिया। इसे पता था अगले 10 मिनट में सैफी इसके कमरे में कॉफी लिए हाजिर होता। सैफी 20 साला नौजवान था, जो गार्ड का बेटा था। इसे खास तौर पर हश्तम खान ने अपने इकलौते बेटे के लिए रखा हुआ था। इसकी रूटीन कौन नहीं जानता था। खैर, नहाकर बाहर निकलते ही कॉफी और सैफी दोनों मौजूद थे। सो तो नहीं गए थे? जी ओ, कल से रूटीन चेंज कर लो। सैफी को इसने मशवरे से नवाजा तो वो जी कहता पलट गया। महत खान कहाँ किसी के लिए बदल सकता था। वो समझता था कि वो अकेला खुद के लिए काफी है। अपनी जिंदगी वो अपने तरीके से जी रहा था, हर फिक्र से आजाद। ये दुनिया पैसे से चलती है, और दौलत इस खानदान के पास बेबहा थी। आखिर इस पूरे इलाके के सरदार थे वो। इसे लगता था इसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जिंदगी इसे बहुत जल्द गलत साबित करने वाली थी।
वो खाना गर्म करके लाई तो वो नहाकर निकल चुका था। इसने खामोशी से खाना निकाल कर दिया इसे और खुद फ्रेश होने के लिए जाने लगी। रुको, मैंने बोला है जाने को। तहजीब नहीं सिखाई तुम्हें किसी ने कि शौहर के पास बैठकर पूछो कि और कुछ चाहिए। आह, तहजीब की बात सामने बैठे शख्स से सुनना इसे गाली सा लगा। खैर आज वो पहली बार भूली थी इससे यह जुमला सुनना। और कुछ चाहिए, और आज ही वो ताना दे चुका था। वो मैं भूल गई आज। इसने लब कुचलते कहा। तो मतलब रोज तुम पूछती हो? जी, बस आज भूल गई। शाहनवाज खान सामने मौजूद तमाम प्लेट्स और गिलास को हाथ मारकर गिरा चुका था। कमरे में छनाके की आवाज गूंजी थी और फिर सुकूत छा गया। इसने आंखें मींची। वो खड़ा होता, लंबे डग भरता इसके पास आया। तुम मुझे गलत साबित करना चाहती हो? पीछे से बाल मुट्ठी में भरते कहा। वो नहीं, तुम जैसी औरतें होती हैं जो अपने शौहरों को खुश नहीं रख पाती। आंखों से कुछ मोती टूट कर गिरे थे। माँ होती तो तमीज सिखाती ना और बताती कि शौहर के सामने कैसे पेश आना है। इसकी कलाई मोड़कर पीछे कमर के साथ लगाई। माँ, माफ, शश। और फिर इसके हर अमल से इसे लगा कि वो मर जाएगी। ये जान लो कि जिंदगी सबकी हसीन नहीं होती। एक छोटा सा शहर, पहाड़ों के पेचो बेच, जहाँ लोग सैरो तफरीह के लिए ही आते थे। बहुत कम आबादी थी यहाँ। इस छोटे से गांव जैसे शहर के सरदार थे हश्तम खान, क्योंकि यहाँ की सारी जमीनें इनके बाप दादा की थी और अब इन्होंने ये जमीनें लोगों को आबाद करने को दी थी। इनके दो ही बेटे थे, बड़ा शाह नवाज खान और छोटा महत खान। एक ही भाई थे दराब खान। यही इनके साथ एक ही घर में रहते थे। वो सभी संजीदा तबीयत के मालिक थे, क्योंकि यह खिसलत इन्होंने अपने बाप दादा से चुराई थी। लेकिन हश्तम खान चूंकि सबसे बड़े थे और सरदार थे, तो धाक इन्हीं की थी। यहाँ हर गांव जैसे रिवाज नहीं थे। यहाँ हर सहूलत मौजूद थी। लड़कियां तालीम हासिल कर सकती थी, नौकरी कर सकती थी, लेकिन शादी के बाद चलना इन्हें अपने खावंद के हिसाब से ही था। चाहे कोई बात होती, कोई मियाँ बीवी के मामले में नहीं बोलता था। औरत को दुपट्टा ओढ़ना था हर हाल में। पर्दा करना ना करना इन पर और इनसे मुंसलिक मर्द पर था। नीस के कहने को हर तरह की आज़ादी थी, लेकिन कुछ था जो औरतों को खटकता था, और वो था मर्दों के मामले में ना बोलना, मर्दों की डोमिनेंट नेचर। वहाँ का हर मर्द समझता था वो बेहतरीन है। इन्हें मर्दों के मामले में या इनके आगे बोलने की हरगिज इजाजत न थी। ये हवेली न ज्यादा बड़ी थी न ज्यादा छोटी, और न अफसानवी कहानियों की तरह हद से ज्यादा खूबसूरत। वो शहर ही इतना खूबसूरत था कि वहाँ का हर छोटा घर भी खूबसूरती की मिसाल आप था। सुर्ख ईंटों से बनी वो हवेली दो पार्शन में थी। एक में सरदार हश्तम खान अपनी बीवी, बड़े बेटे, बहू और छोटे बेटे के साथ रहते थे, और एक में दराब खान अपनी बीवी नाजिया खान और एक बेटा फाजिल खान और एक बेटी आलिया खान के साथ क़याम पजीर थे। एक बैठक थी जहां हर फैसला लिया जाता था। वैसे तो सरदार हश्तम खान ने लोगों को आज़ादी दे रखी थी, लेकिन फिर भी लोग इनसे इनकी राय जरूर मांगा करते थे, और बैठक किसी संगीन मसले पर ही लगा करती थी। सरदार के दोनों बेटे बाहर से तालीम हासिल कर चुके थे, और घर की बेटी बहू ने शहर के कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया था। सरदार हश्तम की बहन फजीला खान भी साथ मौजूद हवेली में क़याम पजीर थी, जिनकी शादी सरदार हश्तम के दोस्त जब्बार खान से ही हुई थी। इनकी एक बेटी एन खान सरदार हश्तम के बड़े बेटे की बीवी थी, और छोटी महरीन खान शहर में मकीन स्कूल में नौकरी करती थी। जिंदगी दिखने में पुरसुकून थी। हवेली में आज सब जमा थे, क्योंकि सरदार हश्तम का छोटा बेटा वापस आ रहा था विलायत से तालीम हासिल करके। अगर सरदार हश्तम और इनकी जोजा से पूछा जाता कि इन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज कौन है, तो वो बेधड़क महत खान का नाम लेते। महत शाह नवाज से 7 साल छोटा था, और इन्होंने बहुत मन्नतों मुरादों से इसे पाया था, क्योंकि ज़ैनब खान की तबीयत काफी खराब रहती थी, और डॉक्टर्स ने बताया था कि वो अब कभी मां नहीं बन पाएंगी। लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और 7 साल बाद इनकी गोद में महत खान आया था।
इन दोनों को कोई बोलता कि अपना आप लुटा दो तो वो इससे भी दरेग न करते। महद खान में इनकी सांसें अटकी थी। शाहनवाज से भी मोहब्बत थी, लेकिन वो काफी अकड़ तबीयत का मालिक था, किसी की ना सुनने वाला। कभी ज़ैनब खान हैरान होती कि क्या वाकई वो इनका खून है। इसकी ये तरबियत तो नहीं की थी इन्होंने। वो वही करता था जो चाहता था। वो बहुत सी ऐसी सरगर्मियों में मलवस था कि सरदार हश्तम से अक्सर इसकी झड़प हो जाती, लेकिन वो सब इन सुना कर देता। यही वजह थी कि वो महद से हद दर्जा करीब होते गए थे। अगर वो कहते रात है तो महद भी इनकी बोली बोलता था, लेकिन अपनी हर बात वो सरदार से मनवा लेता था। ऐसी कोई चीज इसकी जिंदगी में नहीं रही जिस पर इसने हाथ रखा हो और इसके बाप ने इसे दिलवाई न हो। वो अलमारी साफ कर रही थी कि दरवाजा खटाक से खुलकर बंद हुआ। वही वो नशे में झूलता आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो जमीन बोस होता, एन ने इसे आगे बढ़कर पकड़ा। छोड़ो, वो इसे धक्का देता खुद से दूर करता बोला। मेरी तो साला जिंदगी हराम हो गई है। जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूँ अफसोस होता है खुद की किस्मत पर। वो लड़खड़ाया। एन ने आगे बढ़कर इसे फिर से थामना चाहा। कहा ना दूर। अब कि वो इसकी खौफजदा आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ता बोला तो वो वहीं रुक गई। अब्बा ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, तुम जैसी को मेरी झोली में डालकर। शाहनवाज खान जिसे देखकर लड़कियां अब भी आहें भरती हैं, वो तुम जैसी के हिस्से में आ गया। खुशकिस्मती है तुम्हारी। एन ने आंखें मींची। खुशकिस्मती? क्या वाकई खुशी लफ्ज इसकी जिंदगी में कहीं था भी? एन, जिसका मतलब है बाहर। लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी को आकर अजाब कर दिया। वो चीखता साथ पड़ा आवाज फिक गया। एन ने डर कर हाथों की मुट्ठी बनाई। लेकिन नहीं, कहने को तो तुम भी हसीन हो। वो पल में अपना लहजा बदलता बोला। एन ने सहमी निगाहों से इसे देखा, जो इसकी तरफ ही आ रहा था। एन ने दिल में शिद्दत से दुआ की कि काश यह मंजर बदल जाए और वो कहीं गायब हो जाए। वो इसके नजदीक आता, इसके बालों की लट को उंगली में घुमाने लगा। बीवी को हसीन ही होना चाहिए। वो नशे में ना जाने क्या बोल रहा था। तुम खूबसूरत हो एन डार्लिंग, बेहद खूबसूरत। यही वजह है मैंने तुम्हें अब तक साथ रखा है। हा 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 हा, वो इसको साथ लगाते बोला। इतनी तजलील पर एन की आंखों से आंसू गिरा। इसने शिद्दत से दुआ की कि काश इसे ये हुस्न न मिला होता। वो इसे अपने साथ लाता, बेड पर बिठाने लगा, लेकिन तवाजुन बरकरार न रख पाया। तो चलो आज एन डार्लिंग के हुस्न को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वो इस पर झुका तो वो सिसकने लगी। नहीं, नहीं, दूर रहो। बेशक वो महरम था, इसका शौहर, लेकिन था तो नशे में। इसका ज़मीर गवारा नहीं करता था एक नशे में डूबे शख्स को अपनी कुर्बत से पिघलाने का। एन ने इससे अपने हाथ छुड़ाए, जिस पर इसकी सख्त गिरफ्त थी। मुझे मना करोगी तुम? तुम्हारी यह हिम्मत? और एक और थप्पड़ इसके चेहरे पर अपना निशान छोड़ चुका था। शादी के बाद ना जाने ये कितना थप्पड़ था जो इसने खाया था, लेकिन मुजामत अब भी जारी थी। कुछ बातें औरत की अना को ठेस पहुंचाती हैं। इनमें से एक बात एन के लिए ये भी थी कि वो अपने शौहर को अपनी कुर्बत इसके नशे में होने पर नहीं बख्शना चाहती थी। एन की मुजामत बढ़ती जा रही थी। शाहनवाज बिगड़े तेवर लिए इसकी गर्दन पर झुका था। इसकी कलाइयां सुर्ख थीं और दाएं गाल पर इसकी उंगलियों के निशान साबित थे। ये कौन सा पहली बार है जो तुम्हारे ड्रामे नहीं खत्म हो रहे? लेकिन इसकी मुजामत कम न होते देख शाहनवाज ने इसे बेड से नीचे धक्का दे दिया था कि वो नीचे गिरी। सर जोर से जमीन पर लगा था, लेकिन वहां परवाह किसे थी। वो फौरन उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ मर्द मुहाफिज के नाम पर धब्बा होते हैं। वो रात भी कई रातों की तरह वॉशरूम में सिसकती गुजरी थी एन की। यार अब क्या मेरी जिंदगी में सुकून नहीं लिखा तूने? महद खान के आने पर हर तरफ एक शोर बरपा था। हवेली में एक शानदार जश्न कल रात मनाया गया था। पूरे शहर में खाना बांटा गया था। सरदार हश्तम के तो पांव ही जमीन पर न टिक रहे थे। अब भी खाने की मेज पर वो बार बार इससे कुछ न कुछ खाने को पेश कर रहे थे। शाहनवाज ने अपने बाप और भाई के इस प्यार को बेजारी से देखा। औरतें सर झुकाए खाना खा रही थीं।
मेज बेशक एक था, लेकिन औरतें एक तरफ और मर्द एक तरफ बैठते थे। बाबा, मैं खा रहा हूँ, आप भी खाए। देखिए कितने कमजोर हो गए हैं। महत खान की गंभीर आवाज इस हाल में गूंजी। सरदार का कहा गूंजा, और फिर वो पूरी दिलजमई से नाश्ता करने लगे। मुझे एक घोड़ा लेना है बाबा साईं, पूरा अस्तबल तुम्हारा है। मेरे शेर, जो चाहे ले लो। नहीं, इनमें से नहीं। तो फिर, मैं एक पसंद कर चुका हूँ, और मुझे वही लेना है। इसकी यही जिद तो सरदार हश्तम खान को पसंद थी। कितने का है? 2.5 लाख। 2.5 लाख तो मैं अपने बेटे पर से वार दूं, इन्होंने फख्र से कहा। काश इस दौलत से आप कभी खुशियां भी खरीद पाएं। एन ने नाश्ता करते सोचा। मैं आज ही खरीद रहा हूँ। महद ने अपना फैसला सुनाया। शेर है तो मेरा। इन्होंने इसका कंधा थपथपाया। घोड़ा वो खरीद चुका था, और अब वो झील किनारे रुका था। इसका दोस्त इसके घोड़े पर बैठे का शूट कर रहा था। मुकाबिल की हंसती आवाज पर वो ठहरा। नहीं, जो आयजा शाह का नहीं, वो किसी का नहीं। और पहली बार महत खान ने किसी लड़की को खुद मुड़कर देखा था। नहीं तो लड़कियां इसकी गुरविदा रही थी, लेकिन आज वो मुड़कर इस लड़की को देख रहा था, जो सफेद पैंट और ऊपर मरून जैकेट पहने, सर पर टोपी उड़े हुए थी। मुतनासिब सरापा, होशरुबा हुस्न, सिल्की बाल और तराशे होंठ, जो इस वक्त सुर्ख लिपस्टिक से पोशीदा थे। पहली बार किसी के हुस्न ने महत खान को तसखीर किया था। जो चीज आयजा शाह को पसंद आ जाए, वो किसी और की हो जाए, मुमकिन ही नहीं। मैं अपनी उतरन किसी को ना दूं। फिर पसंदीदा शय क्या है? जो चीज मेरी जिद बन जाए, इसे हासिल करना मुझ पर फर्ज हो जाता है। वो बाल झटक कर अदा से बोली। महत खान वही खड़ा इसके नादिर ख्यालात सुन रहा था। पहली बार इसके होंठ मुस्कराए थे, किसी सिनफे नाजुक की बात पर। महत, चलो, शाम हो गई है। इसके दोस्त ने इसे मुतवज्जे करना जरूरी समझा। तभी आयजा शाह ने इसे घोड़े से उतरते देखा था। इसके तमाम दोस्तों ने सरदाहें भरी। उफ, डूड ही इज टू हैंडसम, एक ने दूसरी को कोहानी मारते कहा। हॉट है बॉस। आयजा ने दिलचस्पी से इसे देखा, जो आंखों पर शैद चढ़ाए इनकी तरफ ही बढ़ रहा था। इसके दोस्तों ने मारे खुशी के अपने बाल वाल ठीक किए। आयजा शाह भी नाचते हुए इसकी मुंतजिर हुई, लेकिन मुखालिफ इनकी तरफ एक नजर भी न देखते हुए साइड से गुजर गया। यही एटीट्यूड आयजा शाह को इसका गुरविदा बना गया था। नहीं तो लड़के इसके आगे पीछे खुद फिरते थे, और वो किसी को मुंह लगाना पसंद नहीं करती थी। इसने दूर तक महत खान को निगाहों के हिसार में रखा था। एन बड़े हाल में दाखिल हुई, जहां सब औरतें बैठी थीं। दुपट्टा इसने सर से उतार दिया था। गर्मी की वजह से इसकी मां ने इसके माथे पर लगी चोट देखकर निगाहों का जाविया बदल लिया। आज इसकी माँ और बहन भी वहीं मौजूद थी। महर भी जॉब करती थी, लेकिन आज इनका रात का खाना वहीं हवेली में था। आपी, ये क्या हुआ है आपके माथे पर? चोट लगी है महर, एन ने संजीदगी से कहा। चोट लगी या मिली है? महर ने इस्तिफसार किया। महर, उसकी माँ ने टोका। आप मुझे क्यों चुप करवा रही हैं मामा? अपनी बेटी से इसकी तकलीफ पूछने की बजाय आप आराम से बैठी हैं, और मुझे भी खामोश करवा रही हैं। क्या तुम्हारे इस वाविले का कोई फायदा है? सब आवाज उठाएं तो इस शैतान सिफत इंसान में इतनी हिम्मत न आए कि वो आपी पर हाथ उठा सके बार बार। वहां तमाम औरतों के सर झुक गए। वो ठीक कह रही थी बिल्कुल। लेकिन महर, चुप हो जाओ, एन ने थक कर कहा। आपी, आप तो कम अज कम अपने लिए आवाज उठाए। महर इसके पास आती झुंझलाते हुए बोली। इससे क्या होगा? इससे आने वाली लड़कियां बच जाएंगी इस जुल्म से। नहीं, हर मर्द एक जैसा नहीं होता महर। हो सकता है घर के बाकी मर्द अलग जहनियत के मालिक हों, आप ही अलग होते हैं, लेकिन तरबियत और खून तो एक है ना। खून तो सरदार हश्तम खान का है ना, जिनका रोबो दबदबा है सब पर। तो क्यों न इनके बेटे भी रखे सब पर? महर, जाओ, किचन में देख कर आओ, खाना तैयार है तो खानसामा को बोलो मेज लगाए। सब आते ही होंगे। जैनब खान ने इसे कहा तो वो गुस्से से बाहर निकल गई। इसके जाते सब औरतों ने गहरी सांस भरी। वो जो गुस्से से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ रही थी,
सामने से आते फाजिल खान को न देख पाए और नतीजा जोरदार तसादुम की सूरत हुआ था, क्योंकि मुखालिफ भी फोन में सर दिए हुआ था। इसे देखते महर के मुंह के जाविये मजीद बिगड़ गए, जो फाजिल खान ने नोट किए थे, और पेशानी पर सिलवटों का इजाफा हुआ था। देखकर नहीं चल सकते, ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? फाजिल खान ने आंखों से चश्मा हटाया। क्यों? तुमसे बात करने के लिए अब मुझे आदाब की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ये तुम क्या लगा रखी है? शौहर हूँ तुम्हारा, जबान को लगाम दो थोड़ा। रुखसती अभी हुई नहीं है फाजिल खान, हो जाएगी, लेकिन बीवी तो मेरी ही हो ना, तो जरा ध्यान से। फाजिल खान ने इसकी बेखौफ आंखों में आंखें डालते कहा। बदकिस्मती से, महर ने आहिस्ता से कहा और साइड से निकलने लगी, लेकिन मुकाबिल सुन चुका था। इसका हाथ थामकर घसीटता हुआ इसे अपने कमरे में लाया। छोड़ो, छोड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हाथ छोड़ो मेरा। फाजिल खान ने दरवाजा बंद करके इसे दरवाजे के साथ लगाया। अब बोलो, क्या बोल रही थी? बदकिस्मती से तुम मेरे निकाह में हो। बदकिस्मती तो मेरी है, जिसे इतनी बदजबान औरत मिली है। ये सुनकर महर को तो पतंगे ही लग गए। कोई जबरदस्ती नहीं है, छोड़ भी सकते हो। आह! फाजिल खान ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसका रुख दरवाजे की तरफ किया। महर की कमर अब इसके सीने के साथ जुड़ी थी। फाजिल खान अपने सिगरेट की राख तक किसी को न दिए। तुम तो फिर बीवी हो, वो इसके कान में फुनकारा। छोड़ो, वो इसकी गिरफ्त में मचल रही थी, लेकिन फाजिल खान को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा था। इसकी मुजामत बढ़ने लगी थी। फाजिल खान ने कंधे से इसकी शर्ट सरकाई तो वो साकित रह गई। डोंट! महर घुराई। इसकी कुर्बत से इसका वास्ता पहली बार पड़ा था, और यह कुर्बत इसकी सांस रोक रही थी। और कौन रोकेगा मुझे? फाजिल खान ने कहते इसके कंधे पर दांत गाड़े। आह! तुम जंगली हो, मेरे जंगलीपन का मुजाहरा आपने देखा ही कहाँ है? महर बीबी, जिस दिन देखोगी, वो दिन और रात दोनों तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। अब इसके उसी जगह पर अपने लब रखे तो महर ने आंखें बंद की। 2 आंसू आंखों से गिरे थे। फाजिल खान ने झटके से इसका चेहरा खुद के सामने किया। पहले तो बहुत जबान चल रही थी। महर बीबी, अब क्या हुआ? आई हेट यू, इसने दुरुस्ती से कहा। तो फाजिल खान मुस्कुराया, पुरस्कार मुस्कुराहट। इसके आंसू अपने होठों से चूमते वो पीछे हटा। महर ने सांस रोक रखी थी। फाजिल खान ने मुठियां भींची। क्या इसकी कुर्बत इतनी नाला थी इस लड़की के लिए, कि वो सांस रोक बैठी थी? यही कुर्बत बुरी लग रही है ना तुम्हें? बहुत जल्द इसी से तुम्हारी जान लूंगा। करता हूँ आज ही बात फुप्पो से और बाबा से रुखसती की। मुझे यही धौंस मर्दों की पसंद नहीं, महर ने हिकारत से कहा। और मुझे ये जबान दराजी, इसने दो बदो कहा। छोड़ो, मुझे जाना है। अब की बार महर ने इसकी तरफ नहीं देखा था। चली जाओ वापस, यही आना है तुम्हें। और इसके शिकंजे से आजाद होते ही वो भाग गई थी। तुमने सबको मेरी शिकायत लगाई है। वो जो रात को हाथों पर लोशन लगा रही थी। चौंकी। न, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, लेकिन तुम्हारी वो बहन आज बहुत बोल रही थी, मर्दों के बारे में। वो उठता इसके करीब आया। वो महर बस ऐसे ही, बच्ची है तो कुछ भी बकवास करती फिरेगी। वो जो ऊपर अपने कमरे में वॉलेट लेने जा रहा था, कमरे से आती आवाजों पर रुका, और महरीन खान की सारी बातें वो सुन चुका था। मैं माफी मांगती हूँ आपसे, एन ने डरते कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे कमरे की बातों का बाहर इश्तहार लगाती फिरो? शाहनवाज ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़े। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, तो इनको ख्वाब आ गया। वो चोट, एन ने डरते माथे की चोट पर हाथ रखा। शाहनवाज ने हिकारत से इसे देखा। तुम मुझे कितनी नापसंद हो, इस बात का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। एन खान, तुम जबरदस्ती मुसलत की गई हो मुझ पर। तुम्हें देखते ही मुझे एहसास होता है, जिंदगी जहनुम है। इसने इसे धक्का देते कहा। एन ने इतनी तजलील पर आंखें मींची। मैं माफी, तुम्हारी माफी से क्या मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है? तुम्हें देखकर एहसास जागता है कि बाबा ने मुझ पर महत को फौकियत दी, तुम्हें मुझ पर थोप दिया।
और इसे बाहर जाकर अय्याशी करने दी। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ, तुम्हारी शक्ल देखकर। इसने एक ठोकर इसे रसीद की तो वो कराही, और फिर वो ऐसी ही 2-3 ठोकरें इसे मारता बाहर निकल गया। एन कितनी ही देर वहीं पड़ी रही। इस मार की आदत थी इसे। ऐसे कई अल्फाज रोज इसकी जात को छलनी करते थे। वो हर रोज यही सोचती थी, क्या इसकी जिंदगी यही है। वो ना चाहते हुए भी रब से शिकवा कर जाती थी। शाहनवाज इसका शौहर था, लेकिन एन को इससे मोहब्बत नहीं हुई थी कभी, और होती भी कैसे, इसने होने ही नहीं दी थी। इसे याद था, वो 21 की हो गई तो बाबा इसका रिश्ता देखने लगे थे। लेकिन सरदार हश्तम को ये गवारा न था कि घर की लड़की कहीं बाहर जाती। इन्होंने अपने दोनों बेटों को इकट्ठा किया और मामला समझाया। दोनों ही राजी न थे, लेकिन सरदार हश्तम इन पर वाज़ेह कर गए थे कि घर की औरतें बाहर नहीं जाएंगी। महद खान ने तो साफ इनकार किया था कि चंद दिनों बाद इसकी फ्लाइट थी, इसे पढ़ने के लिए जाना था, और शाहनवाज हत्थे से अकड़ गया था। महद खान जा चुका था और अब सिर्फ शाहनवाज और फाजिल खान बचे थे। इन दोनों का निकाहन और महर से पढ़ा दिया गया था। शाहनवाज ने काफी हंगामा किया था, लेकिन सामने सरदार हश्तम थे, जिन्होंने इसकी एक नहीं सुनी थी। शाहनवाज को घर की औरतों से कोई सरोकार नहीं था, इसे शादी करनी ही नहीं थी। इसे लगता था इसे किसी औरत की जरूरत नहीं। इसकी नजर में औरत की जात हकीर थी, और यह बात इसने एन पर साबित कर दी थी। शराब और शबाब इसका पसंदीदा मशगला था, और घर में किसी को मालूम नहीं था। वो अपना वक्त इन्हीं चीजों में गुजारा करता था। एन को देखकर इसे हमेशा नफरत होती, क्योंकि सरदार हश्तम ने महद को फौकियत दी थी इस पर, और इसे बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, और इसे बांध दिया था, ये जाने बगैर कि इस रिश्ते का अंजाम क्या निकलेगा। महद और इसके दोस्त शहर के बड़े रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। चूंकि कल वापस भी जाना था महद को, सो रात का डिनर इसकी तरफ से था। अच्छे माहौल में खाना खाया गया था, और अब वो सब वापसी के लिए उठ गए थे। इसे अभी सरदार हश्तम का फोन आया था, जो इसे काफी मिस कर रहे थे। सो वो अभी वापस जाने का इरादा रखता था, इसलिए इसके सारे दोस्त अपनी गाड़ियों में जा चुके थे। वो अपनी गाड़ी में रवाना हुआ। रास्ते में कोई गाड़ी रुकी थी, और कोई लड़की इस पर झुकी थी। रात के इस पहर, जो कोई भी था, इसे ऐसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। वो मदद की गर्ज से उतरा, क्योंकि अंधेरा था हर तरफ, और सिन्फे नाजुक के लिए यह वक्त मुनासिब नहीं था सड़कों पर रुकने का। एक्सक्यूज मी, वो जो बोनट पर झुकी, इंजन से निकलते धुएं को देख रही थी, मर्दाना आवाज पर चौंकी। सामने खड़े शख्स को देखकर इसकी आंखें चमकी। वही महद खान की आंखों में शनासाई की रमक जागी। एनी प्रॉब्लम मिस? जी, चलते चलते रुक गई है, और यहाँ सिग्नल भी नहीं है जो मैं किसी को इन्फॉर्म कर सकूं। आप ऐसा कीजिए, गाड़ी लॉक कर दीजिए और आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। महद इसे अच्छे से पहचान गया था, जो रेड टॉप में आज भी हसीन लग रही थी। इसे लगा था जो इसकी बात पर झिझकेगी, लेकिन इसने फौरन इसकी बात पर अमल किया था, और अब वो गाड़ी में मौजूद थे। कहाँ उतरना है आपको? महद की भारी आवाज गूंजी। गाड़ी में इसके कोलोन की खुशबू फैली थी। आयजा शाह इसकी पर्सनैलिटी से मुरगूब नजर आई। आपका नाम? महद खान। महद की सारी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। माई सेल्फ आयजा शाह। इसने खुद का तारुफ खुद ही कराया तो वो महज सर हिला गया। क्या करते हैं आप? पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, अब अपना बिजनेस शुरू करने का इरादा रखता हूँ। हम, आपके फादर क्या करते हैं? वो तो जैसे इंटरव्यू लेने आई थी इसका, अपने गांव के सरदार हैं। ओह, इम्प्रेसिव। हम, महद ने ज्यादा बात नहीं की थी। वो ऐसा ही था, ज्यादा किसी को मुंह न लगाने वाला। आयजा शाह ने ऊपर से लेकर नीचे तक इसका मुआयना किया था। बेशक वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था, और आयजा शाह को इसके बैकग्राउंड ने काफी इम्प्रेस किया था। गाड़ी में अब खामोशी थी, तो इसने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया, जिसमें कोई गजल चल रही थी। इसने चेंज किया, लेकिन तमाम गजलें ही थीं। इसने मुंह बनाया, क्या आप सिर्फ गजलें ही सुनते हैं? जी,
क्यों? क्योंकि मुझे पसंद हैं। ओके। इसका कॉन्फिडेंस महत खान को अच्छा लगा था। औरतें ऐसी ही अच्छी लगती हैं। निडर, इसने दिल में सोचा। इसके घर के आगे उतारा तो इसने अंदर आने की पेशकश की। जी नहीं शुक्रिया, महत खान ने कहा। आप मुस्कुराते नहीं हैं। आयजा शाह ने उतरने से पहले पूछा। महत खान के अनाबी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर दम तोड़ गई। थैंक यू, माय प्लेजर, महत कहता गाड़ी जन से भगा ले गया। आयजा शाह की निगाहों ने दूर तक इसकी गाड़ी को हिसार में रखा था। बारिश होते देख भी आज इनका दिल नहीं मचला था। कभी वो इस बारिश की दीवानी हुआ करती थी। पहरों इसमें भीगा करती थी। एक आंसू इसकी आंख से गिरा। मैं इतनी बेमोल क्यों हूँ? मैंने हमेशा से खुद के लिए एक ऐसा शख्स सोचा था जो कम अज कम इज्जत तो देता। लेकिन मैं राजी हूँ तेरी रजा में, मेरे मालिक। लेकिन कभी मुझे लगता है वो शख्स मुझे मारकर ही सांस लेगा। मैंने कभी खयानत नहीं की इस रिश्ते में। निकाह में बहुत ताकत होती है और यही ताकत मुझे इसकी तरफ मायल कर गई। लेकिन इसने मुझे हर लम्हा मेरी औकात बताई है। मैंने सोचा था मैं इसे बदल दूंगी, लेकिन इसने मुझे बदल दिया। मैं जो थी वो अब नहीं रही, और जो हूँ ऐसी कभी थी ही नहीं। मैंने खुद को इसके रंग में ढाल लिया। इसके करीब आते मुझ पर वहशत तारी हो जाती है। शादी से पहले मैं सोचा करती थी कि मर्द कितना हसीन है, अपनी कुर्बत से औरत को रंगीन कर देता है। लेकिन अफसोस, मैं गलत थी। इस शख्स ने अपनी कुर्बत से मुझे मजीद बेरंग कर दिया। इसके हर अमल में सख्ती होती है, एक मजबूरी। इसका लफ्ज मुझे सुकून नहीं, हर रोज एक नई तकलीफ में मुब्तला करता है। मेरा दिल चाहता है कि काश मैं उड़ सकती, तो इस घुटन ज़दा माहौल से भाग जाती, दूर, बहुत दूर। लेकिन तलाक रब को नापसंद है, और औरत को इस मुआशरे में तलाकशुदा का ठप्पा लग जाने के बाद अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? क्या औरत इंसान नहीं? क्या इसे दर्द नहीं होता? रब्बुल इज्जत को नापसंद है तलाक। मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने हर दम ये रिश्ता निभाया है और निभाऊंगी, हर दिन एक नई अजियत के लिए। मैं खुद को तैयार कर लेती हूँ और सोच के इन मुताबिक वो हर रोज मुझे पहले से बुरे तरीके से तोड़ देता है। कहने को वो मेरा शौहर है, मेरा लिबास, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए कोई जज्बात नहीं बचे। आयजा शाह को किसी पल सुकून नहीं आ रहा था। इसे वो शख्स भा गया था। इसका दिल ख्वाहिशमंद हुआ था। होता भी क्यों न, इतना शानदार मर्द वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन वो इस तक कैसे रसाई हासिल करे? हाँ, इसने फेसबुक, इंस्टा, हर सोशल मीडिया ऐप पर महत खान को तलाशा था, और फिर इंस्टाग्राम पर बेशक हजारों की तादाद में महत खान के नाम के अकाउंट्स थे, लेकिन इसका अकाउंट पब्लिक था और इसकी तस्वीरें देखकर वो फौरन पहचान गई थी। उफ, ही इज सो हैंडसम। आयजा यही चाहिए। क्या हो रहा है शहजादी? फरहत शाह ने इसको देखते कहा। कुछ नहीं डैड, बस कुछ घूमने का मन हो रहा है, तो जगहें देख रही थी। ओह, अच्छा, और कहाँ घूमने का इरादा है? हुंजा, ग्रेट, जो चाहिए हो मुझे बता देना, पैसे मैं अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। वो मुस्कराए। ओके डैड। फरहत शाह बिजनेसमैन थे। अलिया इनकी वफात पा चुकी थी। अब घर में इनकी बेटी और वही होते थे, और नौकरों की एक पूरी फौज। वो भी घर कम ही पाए जाते थे। इनकी सरगर्मियां मुख्तलिफ थीं। कभी वो कहीं किसी शहर में होते, कभी कहीं। बिजनेस को बुलंदी पर लेकर जाना इनके लिए नशे जैसा था, जिसके लिए वो हर रोज कहीं न कहीं गए होते। आयजा को इन्होंने नौकरों के हवाले कर रखा था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इसे भी इन चीजों से फर्क न पड़ा। इसके लिए भी पैसा जिंदगी था, जो इसके पास बहुत था। जिंदगी ऐसी ही अयाशी में गुजर रही थी। वो हर चाही चीज खरीद लिया करती थी, बेशक इसके लिए इसे दुगनी कीमत क्यों न देनी पड़े। चूंकि महत का शहर हुंजा के करीब था, वो इसने इसकी तस्वीरों के ऊपर लोकेशन में पड़ा था। अब वो सैरो तफरी का बहाना बनाकर इसके शहर जाना चाहती थी। इसने अपनी दो दोस्तों को भी प्लान में शामिल किया और निकल पड़ी।
महर को इस दिन से फाजिल खान पर ताव आ रहा था, लेकिन वो इसे डरा भी चुका था। तो क्या अगर सच में इन्होंने रुखसती की बात कर ली तो? हम, क्या मुसीबत है। मैं इनसे बात करके इन्हें मना कर दूंगी। हाँ ये सही है, मैं इन्हें मना कर देती। इसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से फाजिल खान का नंबर निकाला। मिलाऊं या नहीं? उफ, महर, तू क्यों इतना डर रही है? वो कौन सा कोई जानवर है जो तुझे खा जाएगा? जानवर तो वो है। इसे इस दिन की इसकी हरकत याद आई, लेकिन अभी मुझे इस शादी के चक्कर में नहीं पड़ना, और फाजिल खान के साथ तो बिल्कुल नहीं। इसने कॉल मिलाई और साथ अपना नाखून दांतों से कतरने लगी। फाजिल खान जो मदहोश था, किसी की बाहों में फोन की चिंगारती आवाज इसे होश में लाई। चूंकि फोन लैला वाली साइड के ड्रॉ पर पड़ा था, तो इसने फोन उठाकर फौरन से स्पीकर ऑन किया। फाजिल खान ने नाम भी नहीं देखा था। हाँ बोलो। वो, हमें कुछ बात करनी है। मुखालिफ की आवाज सुनता वो जो कुसुमलिंदी से पड़ा था, फौरन उठकर बैठा। महर, जी महर, बोलो। फाजिल ने लहजे को नॉर्मल रखने की हतुल इम्कान कोशिश की। जरूरी बात है, आकर करेंगे हम महर। नहीं, आपको आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वहीं रहें और हमारी बात सुने। फाजिल खान ने झुककर लैला को देखा, जो इसकी गर्दन के गिर्द बाहें फैलाए इसकी गर्दन पर झुकी थी। हमने बोला ना, आकर बात करेंगे, इसने सख्त लहजे में कहा। आप नहीं आए तो ज्यादा बेहतर है। हमने सिर्फ यही कहना था कि हम इतनी जल्दी रुखसती नहीं चाहते। सो आप अभी किसी से बात नहीं करना। नहीं तो, ओ माय गॉड फाजी, तुम शादी कर रहे हो? लैला की जोरदार आवाज से। जहां फाजिल खान ने इसे गुस्से से दूर झटका, वहीं मुखालिफ को झटका लगा था। आह, जंगली इंसान, खुद ही करीब करते हो, खुद ही। शट अप। और तुम सुनो। लेकिन दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई थी। फाजिल खान ने मुड़कर खूंखार निगाहों से लैला को देखा तो वो सहमी। औकात में रहो। वो अपना वॉलेट उठाता वहां से निकल आया था, घर के लिए सारे रास्ते। इसने सिगरेट फूंकी थी। एन ने दुआ मांग कर जाए नमाज उठाई तो वो अंदर दाखिल हुआ। खाना लाऊं? नहीं। वो कुछ मुस्तरब दिखाई दे रहा था। एन इसके लिए पानी लेने गई। वापस लाई तो वो सोफे पर बैठा था। पानी? मैंने बोला लाने को। इसने सुर्ख आंखें उठाकर देखी तो वो सहमी। मेरी अलमारी खोलो। वो जो पलट गई थी, इसके कदम थमे। इसकी तरफ की अलमारी खोली। ये चाबी लो, अंदर से एक बोतल निकालो। एन को लगा इसने गलत सुना है, क्योंकि वो जैसा भी था, कभी इसके सामने नहीं पीता था, और इस हवेली में शराब ममनू थी। इसने चाबी ली और दराज खोला। वहीं खड़े फोत हो गई हो क्या? ले आओ बोतल। लेकिन एन ने हाथ न लगाया। एन, वो चीखा। एन ने बेबसी से आंखें मींची। ये तो तय था कि वो इस हराम शय को हाथ नहीं लगाएगी। वो उठकर इसके पास आया और जाड़हाना तेवर लिए इसे धक्का दिया। एक बार की बकवास समझ नहीं आती। मैं आपको ये यहाँ नहीं पीने दूंगी। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है यहाँ। यह मेरा कमरा है। तुम दफा हो सकती हो। आप इसे कहीं और जाकर पिए। वो जो ढक्कन खोलकर मुंह लगाने लगा था, रुका। मेरा दिमाग खराब न करो। निकलो बाहर, यहाँ नमाज पढ़ते हैं हम। शाह, आप कहीं कहीं और जाकर पी लें। एन ने हिम्मत करते इसके हाथ से छीनी। न चाहते हुए भी इसको हाथ लगाना पड़ा था। इतनी तुम रहती नहीं। मौलानी, इधर पकड़ाओ। मेरा दिमाग पहले बहुत घूमा है। मैं हाशतम मामू को बताऊंगी। और अगले ही लम्हे शाहनवाज ने वो बोतल सामने लगे अलमारी के शीशे पर मारकर चकनाचूर कर दी थी। एन ने डर कर कानों पर हाथ रखा और मुंह से एक चीख बरामद हुई। वो हराम मशरूब पूरे कमरे में फैल रहा था। तो तू बताएगी मेरे बाप को? तेरी इतनी हिम्मत? चटाक। और फिर शाहनवाज ने अपनी पैंट से बेल्ट निकालकर हर हद पार कर दी थी। वो कब का जा चुका था, और एन का वजूद वही पड़ा था। वो कराह रही थी। देखो, ये है जबरदस्ती शादी का अंजाम। आह, आज वो हर हद पार कर गया था। आज इसकी नजर में इस घर के मर्द के लिए नफरत पैदा हो गई थी, और इस घर की औरतों की बुज़दली से
सबने मिलकर इसे मौत के घाट उतारा था, इस पागल शख्स के हवाले करके। कौन नहीं जानता था शाहनवाज की खिसलत, लेकिन नहीं, घर की बेटी बाहर कैसे जाएगी। इसे आज इस हवेली के हर एक शख्स से नफरत हुई थी। इसका वजूद अकड़ गया था और आंसू सूख गए थे। वो कराहते उठी और बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गई। शाहनवाज, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से। काश तुम इतनी ही तकलीफ उठाओ। मुझे नफरत है सबसे, शदीद नफरत। वो गाड़ी भगाता घर लाया था। क्यों? ये वो खुद नहीं जानता था। वो अपने घर आने की बजाय सीधा फुप्पो के घर आया था। गाड़ी इसने बाहर ही खड़ी की थी। गार्ड इसे देखकर दरवाजा खोल चुका था। घर में सन्नाटा था। रात के 2 बजे, सब सो चुके थे। इसे यहाँ आने में 2 घंटे लगे थे। इसने महर के कमरे के दरवाजे का नॉब घुमाया, जो खुलता चला गया। पागल लड़की, वो अपने बिस्तर पर महवे ख्वाब थी। इसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। कमरे में मंझला सा अंधेरा था। वो इसके करीब आया और इसके चेहरे को करीब से देखा। वो मनमोहना चेहरा, वो हसीन थी। इसका हुस्न मासूम था। ये सच था, इसके सामने फाजिल खान दुनिया भुला देता था। वो अब भी भूल गया कि कुछ लम्हे पहले वो किसी गैर औरत की कुर्बत में था। इसने इसके चेहरे पर लकीर खींची। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे अभी रुखसती नहीं चाहिए। यकदम इसके जहन में महर के वकतन फौकतन बोले जाने वाले जुमले उभरे। इसने इसका बाजू पकड़कर झटके से इसे बिठाया। वो जो नींद में थी, इसके ऊपर डल गई। इसका सर अब फाजिल खान के सीने पर था। इसके बालों की खुशबू या इसके बदन की कौन सी ज्यादा मुसहर कुन थी, वो फैसला न कर पाया। इस सहर से निकलते इसने इसका चेहरा थामकर सामने किया, जहां आंसुओं के मिटे निशान थे। फाजिल खान का दिल लर्जा और माथे पर सिलटे पड़ी और एक जोरदार झटके से इसे झंझोड़ा तो वो होश में आई। तुम? होश में आते ही वो चिल्लाई, हाँ मैं। लेकिन जवाब में महर ने हिकारत ज़दा निगाहों से इसे देखा। ओह, मुझे लगा अब 2-3 दिन नहीं आओगे। बाहर की औरतों की कुर्बत, सुना है बहुत नशीली होती है। महर, इसने सख्ती से इसका बाजू थामा। मुझे अपने इन हाथों से मत छुओ। फाजिल खान, जिससे तुमने किसी बाहर की औरत को छुआ हो। हराम के बाद हलाल की याद कैसे आ गई? महर, क्या महर? हाँ, मैंने फोन भी इसीलिए किया था और अब भी कह रही हूँ, मुझे ये रुखसती नहीं करनी। और मुझे लगता है तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो मन बाहर की औरतों से भर। इससे पहले ही फाजिल खान इसके बाल पीछे से मुट्ठी में भींचकर करीब कर चुका था। आ गए अपनी घटिया हरकतों पर। महर, जबान संभाल कर बात करो। क्यों? आप सरकार की शान में क्या गुस्ताखी कर दी मैंने? रुखसती तो होगी, कल की होती, आज ही होगी, और तुम देखती रह जाओगी। वो फुनकारा, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद के साथ कुछ कर लूंगी फाजिल खान। खबरदार, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। महर से कुछ बैद नहीं था, वो सब कर गुजरती। यही मर्दानगी है तुम्हारी फाजिल खान। तुम मर्द एक औरत को अपनी कुर्बत से जीत भी सकते हो और हरा भी, और तुम मुसलसल मुझे हराने की कोशिशों में हो। मैं जानती हूँ इस ताकत के आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे तुमसे मोहब्बत कभी नहीं होगी। ये सुनते फाजिल खान ने जबड़े भींचे। तुम्हें मुझसे ही मोहब्बत करनी है और मुझसे ही इश्क, याद रखो। वो झुका, इसके लबों को गिरफ्त में ले गया। महर ने कोई मुजामत नहीं की थी। वो पीछे हटा तो इसने मुंह मोड़ा। फाजिल खान ने झटके से इसका रुख दोबारा खुद की तरफ करते अब की बार आराम से इसके लब पर उंगली फेरी। काश तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती फैजी। वो हार गई थी, जैसे आज। वो जी जान से तड़पा, इसे हिसार में लेकर लेटा और इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। मुझे तुमसे मोहब्बत है महर, यकीन करो। मोहब्बत अमानत होती है जिसमें तुम रोज खयानत कर रहे हो फैजी। मुझे ऐसा मर्द कभी नहीं चाहिए था जो मेरे हिस्से का सब कुछ बाहर की औरतों में बांट दे। मैं नहीं फैजी, यह मोहब्बत नाम की मोहब्बत है बस। मुझे तुमसे नहीं,
तुम्हारी हर चीज से मोहब्बत है महर। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा तिल, तुम्हारी खुशबू। लेकिन तुम मुझे बेबस कर देती हो। ये ख्याल ही सुहाने रूह है मेरे लिए कि तुम मुझसे आज़ादी चाहती हो। वो हराम मशरूब मैंने जिंदगी में एक ही बार पिया, तब जब तुमने पहली बार इस रिश्ते पर लानत भेजी। इस औरत की कुर्बत जहर है, लेकिन इस जहर का जाम मैं तब तब पीता हूँ जब जब तुम मुझे खुद से दूर करती हो। मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मुझे एहसास दिलाती हो तुम्हें मेरे छूने से कराहियत आती है। मैं देखना चाहता था कि क्या किसी और औरत को भी मेरी कुर्बत से कराहियत आती है। तुम करोगे मुझसे इश्क? महर ने सर उठाते इसको देखते कहा। हाँ। इसने आंखें बंद की। वादा करो, दोबारा कभी इस हराम मशरूब को खुद में नहीं उतारोगे। वादा, वादा करो, खुद को बदलने की कोशिश करोगे। वादा, वादा करो, दोबारा किसी औरत का सहारा नहीं लोगे। किसी को मेरे हुकूक नहीं दोगे। इस अमानत में खयानत नहीं करोगे। वादा रहा, वादा रहा, वादा करो, सिगरेट नहीं पियोगे। मैं वादा नहीं करता ये। तुम मुझसे सब कुछ नहीं छीन सकती। आह, ओके। वादा करो किसी और औरत की कुर्बत कभी नहीं तलाशोगे। वादा करो कि जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, तुम मेरा हाथ नहीं झटकोगी। फाजिल खान, यहाँ तुम्हारी बात हो रही है। वो तपी। वादा करो महर कि तुम्हारी और बढ़ता मेरा हाथ तुम नहीं झटकोगी। मैं वादा करता हूँ, पूर पूर तुम्हारे इश्क में बदल जाऊंगा। इसने इसकी गर्दन में अपनी जाय पनाह ढूंढते कहा। महर ने खामोश रहना जरूरी समझा। क्या ये करना जरूरी था? हाँ, शायद वो इस शख्स को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकती थी। क्या ऐसे इसे इससे मोहब्बत हो जाती? पता नहीं। दिल से आवाज आई और खामोशी छा गई। गहरा सुकूत। आयजा अपनी दो दोस्तों के हमराह पहुंच गई थी। वो शहर हसीन था, इस शख्स की तरह। वो होटल बुक करवा सकती थी, लेकिन इसने इंस्टाग्राम ओपन करते इस शख्स की प्रोफाइल पर जाकर कॉल मिलाई। नंबर तो था नहीं, शायद मुखालिफ का नेट कनेक्ट नहीं था, इसलिए फोन उठाया नहीं गया। इसे शदीद गुस्सा आने लगा। चलो आयजा, पागल हो? सड़क पर खड़े हैं हम। जब हमें होटल्स के रास्ते पता हैं, तो क्यों नहीं जा रहे हम? उफ, चुप करो तुम दोनों। हमें नहीं पता रास्ते, हमें ये प्रिटेंड करना है। जैसा मौसम है, लगता है बारिश हो जाएगी। चलो आयजा, ओके, लास्ट ट्राई कर लेने दो। और इस बार मुखालिफ ने कॉल उठा ली थी। महत खान स्पीकिंग। आयजा शाह हियर। जी। वो जो अपनी माँ से बालों में तेल लगवा रहा था, चौंका। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इसे ढूंढकर फोन करेगी इसे। वो इसकी प्रोफाइल पर लगी तस्वीर से पहचान गया था इसे। ओके मामा, आई हैव टू गो समवेयर। इसने अपनी माँ को कहा तो इन्होंने इसके माथे पर बोसा देते इसे इजाजत दी। महत, हम आपके शहर में खड़े हैं, लेकिन यहाँ के रास्ते हमें मालूम नहीं। वो, ओ, कहाँ पर हैं आप इस वक्त? ओके, मैं अपने एक खास बंदे को भेज रहा हूँ, वो आपको होटल तक पहुँचा देगा। आयजा ने गुस्से से फोन को घूरा। महत, हम ऐसे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ओके, अगर आप नहीं आ सकते, तो हम खुद कुछ कर लेते हैं। ओके, विल बी देयर इन 15 मिनट्स। और फिर वो शावर लेता, चेंज करता, अपनी गाड़ी भगाता वहां पहुंचा था। गाड़ी में बैठे ही वो इसे देख चुका था। वो आज भी हमेशा की तरह परकशिश दिख रही थी। हवा की वजह से बाल उड़ रहे थे। वो हमेशा से महत खान को अट्रैक्ट करती थी, लेकिन इसने ये जाहिर न होने दिया था। वो उतरता, इनके पास आया। बाकी के दो दोस्तों ने इसे देखते एक दूसरे को कोहनी मारी। वो इन्हें नजदीक के बेहतरीन होटल में छोड़ चुका था। कॉफी और फिर तमाम अना एक तरफ रखते पहला कदम महत खान ने बढ़ाया था। शियो, आयजा तो फूले नहीं समा रही थी। फिर होटल के लान में इन्होंने आमने सामने बैठकर कॉफी पी। आपकी इंस्टा प्रोफाइल बहुत मुश्किल से ढूंढी मैंने, नंबर तो था नहीं। आप सेव कर ले मेरा नंबर। दोनों में नंबर्स का तबादला हुआ। क्या आप स्पेशल यहाँ घूमने की गर्ज से आए हैं? जी, उस दिन आपने बताया कि आपके डैड यहाँ के सरदार हैं
और मुझे भी कहीं घूमने का मन था, तो सोचा क्यों ना आपके शहर में घूमा जाए। ग्रेट। महद ने कॉफी का आखिरी सिप भरा। वो पूरी की पूरी दिलकश थी। इसके बोलने का अंदाज, मुस्कुराने का, बैठने का। लेकिन हमें एक गाइड की जरूरत रहेगी, जो हमें घुमा दे। आप आए हैं तो शहर अपना आपको दिखाना उसूलन मेरा फर्ज बनता है। आज आप रेस्ट करें, कल से आपको अपना शहर दिखा दूंगा। ओके, मैं बहुत खुश हूँ। वो परजोश होती अपनी जगह से उछलने लगी। महद खान के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट बिखरी थी, और फिर इसके बाद महद ने इसे अपना शहर दिखाया था। इनकी नजदीकियां बढ़ती ही चली गई थी। वो बातें करती थी और महद सुनता था। वो पहरों इसकी तरफ देखता रहता। इसे वो पसंद थी। आयजा, इसकी गंभीर आवाज ने इसे चौंकाया। जी, आगे लाइफ में क्या प्लान्स हैं आपके? ऐसा तो कुछ खास नहीं। पढ़ाई में मुकम्मल कर चुकी हूँ। बस नई जगहें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और बस हम। और आप बताएं, क्या इरादे रखते हैं? बस बिजनेस, इसके बाद शादी। इसने साफ गोई से काम लिया। और कब करेंगे शादी? आयजा ने बेचारगी से कहा। जब सही वक्त हो। महद को समझ न आया वो क्या कहे। ओके, बात खत्म हो गई थी। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। दिल दोनों के धड़क उठे थे। महद खान ने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया था। वो लड़की न चाहते हुए भी इस पर हावी हो रही थी। आपके ख्याल में एक आइडियल लड़की कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल आप जैसी। वो अनजाने में क्या बोल गया था, इसे खुद भी नहीं मालूम था। जी, आयजा शाह हमेशा की तरह जीत गई थी। इसने इस शख्स को तस्खीर कर लिया था। दिल खुशी से शाद था। आंखों में अलग ही चमक दर आई थी। महद खान जो पहले पछताया था अपनी गलती पर, लेकिन इसकी आंखों की चमक देखकर मबहूत रह गया। आयजा ने इसके कंधे पर सर रखते इसका हाथ थामा। लम्हे में मंजर बदला था, और महद खान को यह मंजर दिलो जान से ज्यादा भाया था। तो कब कर रहे हैं अपनी इस आइडियल से शादी? आप तैयार हैं? मतलब, ऑफ कोर्स। महद खान, आपको कौन मना करेगा? आई मीन जस्ट लुक एट यू मैन। आई मीन जस्ट लुक एट यू मैन। You are tall, handsome and the most important thing is you are rich. हाँ, इसका अमीर होना ही तो आयजा शाह को भाया था। इसके लिए दुनिया की सारी खुशियां दौलत से थी। शायद वो एक तरह से ठीक थी। आज के दौर में लोगों ने अपना मेयार दौलत बना लिया है। लोग कहते थे कि दौलत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। मैं मुत्तफिक नहीं। हमें जो चीज चाहिए होती है, वो हम खरीद लेते हैं और खुशी महसूस करते हैं। हाँ, लेकिन दौलत से चीजें खरीदी जा सकती हैं, इंसान नहीं। दौलत से सब नहीं खरीदा जा सकता, जैसे मान, मोहब्बत, रिश्ते, एहसास, जज्बात। और तुम, हाँ तुम जिसे दिल ने चाहा है, बेशुमार बेहिसाब। महद खान आज सरदार हश्तम के कमरे में मौजूद था, अपनी माँ और बाप के सामने। पहली बार वो गर्दन झुकाए बैठा था। शेर, क्या हुआ है आज? सरदार हश्तम ने इसकी झुकी गर्दन को देखकर कहा। मुझे कुछ बताना है आपको, इसने गला घनखारते कहा। हाँ बोलो, तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई मेरी जान? इजाजत लेने की, ज़ैनब बेगम ने कहा। तो वो उठकर इनके सामने नीचे जमीन पर बैठ गया। घुटनों के बल वो दोनों चौंके थे। ऐसा पहले कभी नहीं किया था इसने। मुझे शादी करनी है, इसने अपनी माँ का हाथ थामते कहा। वाह, ये तो अच्छी बात है मेरे शेर। सरदार हश्तम ने इसकी पीठ थपथपाई। खानम, आप बुलाए सुरैया खातून को। घर बात बढ़ाते हैं आगे। साथ के शहर के सरदार, जो सरदार हश्तम के दोस्त थे, इन्होंने इनकी बेटी को महद के लिए पसंद कर रखा था। बाबा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इसके कहने पर वहां खामोशी छा गई। ज़ैनब बेगम ने सरदार हश्तम के हाथ पर हाथ रखते आंखें बंद की, जैसे इसकी बात सुनने की दरख्वास्त की हो। कौन है? इन्होंने भारी दिल से पूछा। यहाँ की नहीं है, शहर से है। हम इजाजत नहीं देंगे आपको। तुम बेहतर तरीके से जानते हो महद खान, कि यह हमारे उसूलों के खिलाफ है। हम बाहर की बिरादरी में नहीं ब्याहते। यही वजह है कि ऐन खान को शाहनवाज
और महर खान को फाजिल खान के साथ निकाह में दिया गया। लेकिन बाबा, आप एक बार इन लोगों से मिलकर तो देखें, मेरी खुशी के लिए। इसने सरदार हश्तम का हाथ थामा तो इन्होंने झटके से इसका हाथ झटका। तुम्हारी हर जायज नाजायज हम मानते आए हैं महत खान, इसलिए कि तुम में हमारी जान बसती है। तुम्हारे एक बार मना करने पर हमने तुम्हें बाहर भेज दिया कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते थे। बाबा, मैं मानता हूँ सब, लेकिन मोहब्बत पर तो किसी का जोर नहीं है। वो आज इनके घुटनों में बैठा फरियाद कर रहा था, अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। ओ, तो मोहब्बत कर ली साहबजादे ने, और हमें भनक तक न लगी। सरदार हश्तम की तेज आवाज इनके सख्त गुस्से में होने का पता दे रही थी। वो उठ खड़े हुए तो महत खान भी खड़ा हुआ। प्लीज बाबा, हमेशा मेरी बात मानी है, तो ये क्यों नहीं, आप एक बार मिल तो ले इनसे। ठीक है, फैसला करो, हम या वो कल की आई लड़की। सरदार हश्तम ने इसकी तरफ देखते अपना आखिरी फैसला सुनाया। इसने बेयकीनी से बाप को देखा। यह मुवाजना ही फजूल था। वो जानता था कि सरदार हश्तम जानते हैं कि वो हर हाल में इन्हीं को चुनेगा। इसने अपने बाप का हाथ थामा और आंखों पर लगाकर बोसा दिया। हर बार मैं आप ही को चुनूंगा, लेकिन अब आप मुझे कभी नहीं बोलेंगे कि शादी कर लो, किसी से भी नहीं करूंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। वो मुड़कर दरवाजे को आहिस्तगी से बंद करता बाहर निकल गया। ज़ैनब खान ने नम आंखों से बंद दरवाजे को देखा और फिर सरदार हश्तम को देखा, जिनकी आंखें हल्की सी नम थीं। फाजिल खान सुबह उठा तो वो वैसे ही इसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। इसने संजीदगी से इसे तका। क्या रात होने वाले वादे वो निभा पाएगा? हाँ, इसकी मोहब्बत के लिए वो कुछ भी करेगा। हाँ, शराब इसने एक ही बार पी थी, लेकिन सिगरेट का वो दीवाना था। और शबाब, लैली इसी की दोस्त थी, जिसे सिर्फ दौलत से मतलब था। वो खुद इसके करीब आई थी, और फिर जब जब फाजिल खान परेशान होता, लैला को जरिया बनाता अपनी थकन उतारने का। लेकिन वो कभी भी खुद को पुरसुकून महसूस नहीं कर सका था। इसकी कुर्बत में भी और इसकी कुर्बत के बाद भी। इसने झुककर इसके माथे पर मोहर साबित की तो इसकी नजर इसके कंधे पर गई, जहां से कमीज ढलकी थी, और उस दिन का निशान वाज़ेह था। वो अपनी उंगली से इस निशान को सहलाने लगा तो वो भी जाग गई। अब दोनों एक दूसरे को करीब से देख रहे थे। फाजिल खान ने झुककर इसके निचले लब को अपनी गिरफ्त में लिया तो वो कुसमसाई। इसकी सांसें खुद में उंडेलते वो भूल गया कि रात को क्या क्या वादे इन्होंने किए थे। महर की तरफ से कोई मुजामत न होते देख इसका हाथ इसकी कमर पर हरकत करने लगा। वो झटके से इसे मजीद अपनी तरफ खींचता बिल्कुल साथ लगा गया था। कमरे का नीम अंधेरा, इसके बदन से उठती खुशबू इसको मस्मराइज कर रही थी। इसकी गर्दन पर अपना नाक सहलाते वो बिल्कुल मदहोश हो रहा था। महर ने होश में आते मुजामत की, लेकिन फाजिल खान को वो नाजुक जान कहाँ रोक सकती थी। फाजिल खान, तुम हद से बढ़ रहे हो। रात का खुमार कहीं जा सोया था। जो सब था वो छनाके से टूटा था। फाजिल खान ने इसकी आंखों में देखा। मेरी हद क्या है, यह मुझसे बेहतर तुम जानती हो। महरीन खान, मैं इस हद से तजावुज भी कर जाऊं तो इस दुनिया में कोई शख्स और कानून नहीं जो मुझे गलत बात कर सके। यही मर्दानगी है आप मर्दों की। मुझे इसी डोमिनेंट नेचर से मर्दों की नफरत है। ये डोमिनेंट नेचर ही है जो औरतों को तहफ्फुज़ फराहम किए हुए है। वो दोनों ही गलत थे, लेकिन अपनी अपनी बात पर डटे थे। तुम्हें नोज पिन पहननी चाहिए, अच्छी लगेगी तुम पर। वो इन सुहाने लम्हों को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए बात बदल गया। और मुझे जहर लगती है वो। जहर तो तुम्हें मैं भी लगता हूँ, लेकिन पीना तो है ना। वो इसे अपने शिकंजे में लेता एक बार फिर बेबस कर गया था। नहीं, मैं इससे पहले भाग जाऊंगी। खामोशी का दौरानिया बड़ा था। वो दिन तुम्हारा मेरी जिंदगी में आखिरी होगा। महर खान, आजादी तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगी मेरे नाम से, लेकिन तब तुम एक अलग फाजिल खान को पाओगी। ये वादा है मेरा। और फाजिल खान अपना वादा नहीं भूला करता।
वो इसे खुद से दूर धक्का देता बाहर निकल गया। महर कई लम्हे वहीं पड़ी रही थी, लेकिन फिर जहन झटक कर उठ गई।